इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 1, 2 और 3 दिसंबर को पशु परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। तो इसके रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन को लेकर फिर से जानकारी दी है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने। क्या जानकारी दी है उसके बारे में चर्चा करूंगा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर देखने को मिलेगा। बाकी रिजल्ट आपका जहां तक सुनने में आया, रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को मिल सकता है, और अगर रिजल्ट रैंक वाइज आएगा तो आपको वहां कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। और रैंक वाइज अगर रिजल्ट आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी रैंक तक वाले स्टूडेंट सेफ है, वो कैटेगरी वाइज जब रिजल्ट जारी होगा मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने देखा होगा जुलाई 2024 के बाद अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्जाम के रिजल्ट जारी किए, फिर चाहे वो आपका महिला प्रवेशक हो, महिला आंगनवाड़ी हो, महिला अधिकारिता हो, हॉस्टल सुप्रीडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाला हो या हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड वाला हो, सभी का रिजल्ट उन्होंने रैंक वाइज जारी किया था। और डीवी के लिए सभी में मैंने जो आपको सेफ रैंक बताई थी कैटेगरी वाइज, वही जब डीवी की लिस्ट आई थी तो वही रैंक सेफ वालों को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो पशु परिचर का भी जब रिजल्ट अगर रैंक वाइज जारी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज किस तरह से आपको चेक करना है अपनी सेफ रैंक में है या नहीं है। अब वो विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को, क्योंकि कोई कोई विभाग 1.5 गुना को बुलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में जिस विभाग ने कराया था उस विभाग ने 1.5 गुना को बुलाया। महिला आंगनवाड़ी हुआ, महिला प्रवेशक हुआ, ये एग्जाम भी जिस विभाग द्वारा डीवी करवाया गया उन विभाग ने 1.5 गुना को बुलाया। तो कुछ विभाग 2 गुना को भी बुलाता है, ऐसा नहीं है कि 2 गुना को नहीं बुलाते हैं। जैसे कि आप एएनएम का देख लो, चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया था, हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड वालों को देख लो, और महिला अधिकारिता, महिला प्रेषक, महिला आंगनवाड़ी और महिला अधिकारिता, इन तीनों का डीवी एक ही डिपार्टमेंट ने करवाया, लेकिन फिर भी उस डिपार्टमेंट ने महिला अधिकारिता के लिए 2 गुना को बुलाया और बाकी महिला प्रेषक, महिला आंगनवाड़ी को 1.5 गुना। तो इसलिए ये सब विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को। वो तो विभाग की जब लिस्ट आएगी वो अलग से, रिजल्ट के बाद जब भी जानकारी आएगी आपको बता दी जाएगी। यानी कि टोटली आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। और इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने फिर से जानकारी दी है कि अब रिजल्ट आपको पहले से जो डेट दे रखी है उससे पहले देखने को मिल सकती है। तो वो कब देखने को मिल सकती है उसके बारे में जानकारी दी है। तो उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पशु परिचर परीक्षा जैसे मल्टीपल शिफ्ट परिणामों में कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन रहती हैं। यानी कि वे एग्जाम जो एक से अधिक शिफ्ट में होते हैं, जैसे कि पशु परिचर हुई है, इससे पहले सीटी 12th हुई है, उससे पहले सीटी ग्रेजुएशन के हुई है, तो इनमें क्या मल्टीपल शिफ्ट होती है। इस वजह से कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन ही रहती है। यानी कि पहले तो ये रिजल्ट की रैंक जारी करते हैं मार्क्स, उसके बाद वापस से रिजल्ट निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, इसलिए इन्हें ये रिजल्ट 2 बार निकालना होता है। आप देख सकते हैं आगे इन्होंने लिखा नॉर्मलाइजेशन एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, परिणाम 2 बार बनाना होता है। एक बार तो जो आपके रिजल्ट के मार्क्स आते हैं वो, और उसके बाद वापस से ये परिणाम नॉर्मलाइजेशन जोड़कर बनाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टूडेंट के कितने नंबर बढ़े हैं या कितने नंबर घटे, इसलिए 2 बार परिणाम है वो बनाना होता है। इस वजह से ऐसे परिणामों में अक्सर देरी हो जाती है। इस वजह से जो एक से अधिक शिफ्ट यानी मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्जाम होते हैं उनके रिजल्ट में देरी होती है। अब इन्होंने लिखा है, जो पहले आपको मालूम है इन्होंने दी थी जो रिजल्ट की डेट, वो उन्होंने दी थी 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में, अगर कोई इश्यू नहीं आया तो इन्होंने लिखा था। लेकिन अब इन्होंने लिखा हाल फिलहाल 28 या 31 मार्च का प्लान है। यानी कि अब आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है या तो 28 मार्च को देखने को मिलेगा या फिर 31 मार्च को देखने को मिल सकता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। प्लान है या 28 मार्च को जारी करेंगे या 31 मार्च को, इन दो में से किसी एक दिन में आपको देखने को मिलेगा। और रिजल्ट आने पर आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिस तरह से मैंने आपको सीटी 12th और सीटी ग्रेजुएशन में नॉर्मलाइजेशन के किस तरह से नंबर बढ़े हैं, किस नंबर से घटे हैं रिजल्ट आने पर बताया था, ठीक उसी तरह पशु परिचर का भी रिजल्ट आने पर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट में, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटेंगे, वो जानकारी दे दूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जब मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा कि आपकी शिफ्ट में कितने नंबर घटे या कितने नंबर बढ़े। मैं आपको रिजल्ट आने पर भी हर शिफ्ट का बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े और कितने नंबर घटे हैं, और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इसी वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं, ये मैं बात हर वीडियो में बताता हूं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट आज पहली बार ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको हर बार ये चीज़ बताता हूँ। एक और नॉर्मलाइजेशन को लेकर इन्होंने जानकारी दी है कि
अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है सभी पारियों के सभी पेपर की डिफिकल्टी को देखते हुए कैंडिडेट को लेवल प्लेइंग फील्ड देना। यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जैसे कि पशु परीक्षण एग्जाम आपके 6 शिफ्ट में हुआ, तो कोई शिफ्ट इजी लगी होगी किसी को, कोई शिफ्ट हार्ड लगी होगी, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन भी रिपीट हुए होंगे, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कि जो शिफ्ट टफ होती है उसमें नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए जाते हैं, जो शिफ्ट इजी होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिए जाते हैं, और किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन वापस से रिपीट भी हो जाते हैं तो उसमें भी वो लेवल कम कर लिया जाता है जिसमें मूल कंटेंट में आए थे पेपर उसकी तुलना में। यानी कि कैसे, जैसे कि मैं मान लेता हूं, जैसे कि आपने सीईटी में भी देखा होगा, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में कोई एग्जाम हुआ था तो सेकंड शिफ्ट या आगे आने वाली आगे भी शिफ्टों में एक दो क्वेश्चन है वो सेम पिछली शिफ्ट से उठ के आ गए, तो वो हो गया रिपीट क्वेश्चन। तो यहाँ इन्होंने देखा है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये मुश्किल, आसान और रिपीट प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाई प्रक्रिया है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि, तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला वो प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदित है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसमें ये चीज़ें देखी जाती है कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए, तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे किया जाता है। यानी कि जैसे कि पशु परीक्षण में आपके 150 क्वेश्चन थे तो उसमें आपके 150 के 150 क्वेश्चन के पीछे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसमें जो कंटेंट जिस शिफ्ट में रिपीट हुआ है उसमें नंबर घटा दिए जाते हैं, और जिस शिफ्ट से क्वेश्चन आया है उसमें बढ़ा दिया जाता है। अगर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आसान होता है और अकॉर्डिंग टू अन्य शिफ्ट जिसमें क्वेश्चन वही टफ आया हो तो उसमें जो टफ आया उसमें वो नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, जहाँ आसान आया वहाँ नंबर घटा दिए जाते हैं। कुछ इस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और बोर्ड का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्मूले से बोर्ड है वो पशु परीक्षण एग्जाम का भी नॉर्मलाइजेशन करेगा। और जिस तरह से इसी फॉर्मूले से उन्होंने सीईटी 12th हुआ है, सीईटी ग्रेजुएशन हुआ है, या पिछली पटवारी हुई है, जो भी एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित हुए उन सभी में आज तक बोर्ड ने इसी फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया है। फॉर्मूला है SIJ इक्वल टू M प्लस XIJ माइनस MI अपॉन सिग्मा आई इंटू सिग्मा। यहाँ पर M का अर्थ होता है मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर सभी शिफ्ट के लिए, यानी कि M और सिग्मा की जो वैल्यू है वो सभी शिफ्ट के लिए कॉमन रहती है, जो कि बोर्ड के फॉर्मूले के बाद दे रखी होती है। ये सभी चीज़ कॉमन रहती है। तो चेंज क्या होती है, एक तो XIJ होता है आपका रो स्कोर, यानी कि आपकी शिफ्ट में आपके कितने स्कोर आए 150 में से, वो आपका XIJ वैल्यू रखनी होती है। MI की वैल्यू हर शिफ्ट में अलग होती है। जैसे कि पशु परीक्षण एग्जाम है वो 6 शिफ्ट में हुआ था तो सभी शिफ्ट में MI की वैल्यू अलग अलग होगी, और सिग्मा आई की वैल्यू भी सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग होगी। सिग्मा होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर, और अब यहाँ पर सिग्मा आई को वहाँ पर आपकी शिफ्ट में सिग्मा आई की वैल्यू क्या आई वो लिखना होता है, और MI की जगह आपकी शिफ्ट में MI का स्कोर क्या आया वो लिखना होगा। ये सभी जो वैल्यू है वो आपको जब रिजल्ट आएगा तब बता दिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ये सीईटी 12 के रिजल्ट के आधार पे ही समझा रहा हूँ, क्योंकि वो भी एग्जाम आपके 6 शिफ्ट में हुआ था और पशु परीक्षण भी 6 शिफ्ट में हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं MI और सिग्मा आई के लिए हर शिफ्ट में अलग अलग वैल्यू दे रखी है, और आप रिजल्ट के समय ऐसे यहाँ से देख सकते हैं कि जिस शिफ्ट में MI की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन के बाद उतना ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब आपको बताता हूँ कि मार्क्स आपको कैसे चेक करने होते हैं। अगर किसी शिफ्ट में नंबर है वो क्वेश्चन है डिलीट हो जाते हैं तो उसके क्वेश्चन है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ नंबर बांट दिए जाते हैं, तो इससे मार्क्स आपको कैसे निकालने होते हैं। तो पशु परीक्षण एग्जाम की बात करें मार्क्स की, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 150 क्वेश्चन थे और 150 नंबर का पेपर था, 1/4 नेगेटिव थी, और अगर किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है तो 1/3 नंबर भी काट लिया जाएगा। तो फॉर्मूला RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3 होता है। RQ का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन 150 में से सही किए हैं। KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसकी एक अलग से वैल्यू दे रखी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब KF की वैल्यू कब बदलती है, जब ऐसे तो KF की वैल्यू एक ही रहने वाली है अगर आपकी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो इन 3 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये बाकी के क्वेश्चन में बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। इस वजह से के फैक्टर की वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा आती है, एक से ज़्यादा। वो कैसे आती है, जब यह नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन पूछा जाता है
तो वहाँ आपको वही लिखने हैं जो आपकी शिफ्ट में डिलीट हो चुके हैं, उसके अलावा पीछे कितने बचे। यानी कि अगर आपकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो पीछे 147 क्वेश्चन बचे, तो वहाँ आपको 147 लिखना होता है। बाकी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150 ही लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स में 150 ही लिखना है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में भी 150 ही लिखना होता है। तो यहाँ से आपके एक में थोड़ी सी दशमलव में ज़्यादा नंबर आ जाती है, की फैक्टर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, ताकि जो क्वेश्चन डिलीट हुए उसके नंबर है बाकी के क्वेश्चन के साथ बांट दिए जाते हैं। इस वजह से की फैक्टर की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। अगर आपकी भी शिफ्ट में जब रिजल्ट आता है तो पता चले कि आपकी शिफ्ट में भी इतने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने हुए, तो वो आप की फैक्टर से निकाल सकते हो, जिससे कि आपको अपनी मार्क्स निकालने में आसानी हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा रिजल्ट के समय आपको मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, मार्क्स थोड़े दिनों बाद वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, और रिजल्ट के समय आपको मैं मार्क्स भी बताऊंगा कैसे चेक करने हैं। अगर आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो करके भी बताऊंगा, और हर शिफ्ट में कितने कितने नंबर बढ़े हैं, कितने कितने नंबर घटे हैं वो भी बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपको पांचों ऑप्शन को लेकर है। अगर आपने भी पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, चाहे वो पांचवा हो, चाहे चौथा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे दूसरा हो, चाहे पहला हो, एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये रूल है, आप सभी को मालूम है, क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है, और 10% से कम खाली छोड़ने पर, यानी कि 15 से कम अगर आप खाली छोड़ते हो तो आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर काट लिया जाता है। इसलिए ये नया फॉर्मूला ऐड किया गया, मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3 का। बाकी पेपर में 1/4 नेगेटिव थी, इसलिए तो आप देख सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन इंटू KF अपॉन 4 है, और राइट क्वेश्चन इंटू KF है। तो ये तो आपका था मार्क्स का फॉर्मूला, और जो ऊपर बताया था वो था आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, कि नॉर्मलाइजेशन है वो बोर्ड किस तरह से करता है। तो ये थी आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि संभव है कि कट ऑफ शायद देखने को ना मिले, क्योंकि रिजल्ट आपके हर बार अधीनस्थ बोर्ड जुलाई के बाद जितने भी प्री डीवी रिजल्ट जारी किए वो सभी रैंक वाइज जारी किए हैं, और अगर रिजल्ट रैंक वाइज आएगा तो आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात आती है कट ऑफ कब देखने को मिलेगी, तब आपको कट ऑफ डायरेक्ट डीवी के बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा महिला प्रवेशक का भी उन्होंने प्री डीवी रिजल्ट जारी किया, कट ऑफ नहीं बताई थी। महिला सुपरवाइजर, सॉरी महिला प्रवेशक, महिला सुपरवाइजर हो गया, महिला आंगनबाड़ी, इसका भी रिजल्ट आया तब प्री डीवी रिजल्ट आया, उसमें उन्होंने रैंक वाइज जारी किया था, लेकिन इन दोनों एग्जाम का जब फाइनल रिजल्ट आया तब उन्होंने कट ऑफ बता दी थी। ठीक इसी तरह हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड में भी आपने देखा होगा जब फाइनल रिजल्ट आया तब कट ऑफ बता दी थी, लेकिन प्री डीवी में उन्होंने सिर्फ रैंक बताई है। अब आपको कैसे चेक करना होगा कि रैंक में से कि आप डीवी के लिए सेफ जोन में हो या नहीं हो, कैटेगरी वाइज, वो सभी जानकारी आपको जब रिजल्ट जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा करके। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे।